वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 158 लगाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 158 तक पहुँच सकते हो। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर या धर्मराज रथ मंदिर? इनमें से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। तो देखिए, पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने द्रौपदी रथ मंदिर जो है वो सबसे छोटा है और इसमें किसी प्रकार का अलंकरण जो है वो नहीं मिलता तथा सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर यह टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली और उपरोक्त में से कोई नहीं। मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं नागर शैली, वेसर, द्रविड़। नॉर्थ इंडिया, मध्य इंडिया और साउथ इंडिया। नागर शैली में बने हैं ये। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वो नागर शैली में बने हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा भुवनेश्वर। तो देखिए, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और इसी राज्य में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क का सूर्य देवता का मंदिर पुरी में स्थित है। ये सारे के सारे मंदिर तीनों के तीनों नागर शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। दो संप्रदाय जैन धर्म की, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय क्या चारों दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते थे, बिना कपड़ों के रहते थे वो। तो देखिए, सोनगिरी मतलब दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह दिगंबर जैन का पवित्र स्थान है और सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ लगभग 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर और 26 मंदिर जो है वो गांव में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस लेख में मिलता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इसका आंसर इलाहाबाद के स्तंभ लेख नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। तो देखिए, ऐहोल प्रशस्ति जो है बादामी के शासक पुलकेशन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि है ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया, अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। संगम युग में उरेयूर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? क्या था उरेयूर संगम युग में? संगम युग में उरेयूर जो था, देखिए, सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र था ये, मतलब कपड़ों से संबंधित है। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। यह कारी एवं वाराणम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बड़ा केंद्र था और इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था? कंबन कुट्टन, नैनन और क्या है टिक्कण? तमिल रामायणम या फिर रामावतारम के लेखक कौन है? कुट्टन नहीं है, कंबन है। तो देखिए, कंबन जो है 12वीं सदी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में इन्होंने की थी। किसने? कंबन ने, 12वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी? तो वेंगी नदी थी पांड्य राज्य की जीवन रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। यह नदी कंडन मणिकन्नूर से मदुरै के समीप से निकलती थी और पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा
आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरै थी और बेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए जो है अत्यधिक प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कलहण द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त के शासनकाल से, कश्मीर के इतिहास से, गीतों के संकलन से या फिर कृष्णदेव राय के शासनकाल से? इसका आंसर हो जाएगा, पता होगा सभी को, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है कलहण द्वारा रचित राज तरंगिणी। तो देखिए, कलहण की राज तरंगिणी से कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा है? पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में जो है ट्रांसलेट हुआ है, अनुवाद हुआ है। ये मूल रूप से किस में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है, याद रखिएगा। इसके लेखक है विष्णु शर्मा। और मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने? अनवारे सुहेली शीर्षक के तहत कराया गया था। अनवारे सुहेली। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है किस मुस्लिम शासकों के सिक्कों पर? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अकबर नहीं है इसका आंसर, खिलजी नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ जो है कलमा खुदा है अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 11 है। जहांगीर ने तामसरो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने तामसरो को मिलने का अवसर दिया था कहाँ पर? अजमेर में। तो देखिए, तामसरो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से लेकर 1619 तक रहा। 1619 में वह जागीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा और मुग़ल दरबार में अंग्रेज़ों का इस प्रकार स्वागत होता रहेगा। इस प्रकार लौटा, वहाँ लौटा, इंग्लैंड वापस लौटा कि मुग़ल दरबार में अंग्रेज़ों का जो है इस प्रकार स्वागत होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा है? उसका नाम बताइए ज़रा। फ्रांसिस्को पेलसर्ट, विलियम हॉकिंस और निकोलाओ मनुची या पीटर मुंडी? विलियम हॉकिंस नहीं है इसका आंसर, पीटर मुंडी भी नहीं है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। कौन था? डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो देखिए, बात करें सबके एक एक करके, तो पीटर मुंडी इटली का यात्री था जो शाहजहाँ के समय में भारत आया था। और विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के समय ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है एक डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्स्ट्री में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण दिया है। तो डच कौन था इसमें? फ्रांसिस्को पेलसर्ट था जिसने जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया है, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 13 है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय सबसे पहले देखने को मिलता है कहाँ पर? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय लाल किले में, पंचमहल में, शेरशाह सूरी के मकबरे में, इनमें से किसी में नहीं है क्योंकि इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ताजमहल में। तो देखिए, ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकला को एकत्रित किया था, वास्तुकारों को एकत्रित किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? सिजदा प्रारंभ किसने किया? बलबन ने किया। इसको समाप्त किसने किया? दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। शाहजहाँ ने समाप्त किया था इसको। तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए ईरानी दरबारी रिवाज का नाम क्या है? सिजदा जो है वो समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1685, 1686, 1687 या 1684? तो 5 नहीं है, 87 नहीं है, 84 भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब ने 1686 में, 1686 में बीजापुर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था।
तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, ये मध्यकालीन भारत के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।